हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। हम लोग नियो फ्रॉइडियंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो कार्ल यूंग का हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम एल्फ्रेड एडलर के बारे में बात करेंगे। तो एल्फ्रेड एडलर भी काम करते थे सिगमंड फ्रॉइड के साथ, बट क्योंकि उनके व्यूज़ उनसे बहुत अलग थे तो बाद में इन्होंने अपना अलग कॉन्सेप्ट और अलग थ्योरी बनाई थी। इनके बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या था? इंडिविजुअल साइकोलॉजी इंक्लूडेड द आइडिया दैट ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ फील इन्फीरियर। मतलब इनकी जो कॉन्सेप्ट बेसिक था वो इन्फीरियर फीलिंग के ऊपर ज़्यादा था। हमें जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम दूसरे से बहुत छोटे हैं या हमें कुछ चीज़ें आती हैं नहीं आती हैं, दूसरों को आती है, तो हमें एक स्मॉलनेस फील होता है। तो ये इसके ऊपर इन्होंने फोकस ज़्यादा किया है। तो इनका जो मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो इन्फीरियोरिटी फीलिंग्स है। और ये कहते हैं यही चीज़ हमें मोटिवेट करती है कि हमें और ज़्यादा सीखना है और आगे बढ़ना है, मास्टरी करनी है एनवायरनमेंट के ऊपर। तो ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो बचपन से हमारे अंदर है, उसको दूर करने के लिए हम सब कुछ करते हैं। तो ये कॉन्शियस अनकॉन्शियस दोनों में ही होती है। एवरी चाइल्ड एक्सपीरियंस इज अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो पहले से ही डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस शुरू से ही होती है। तो वहाँ पे ही इन्फीरियोरिटी फीलिंग्स शुरू हो जाती है धीरे धीरे। एंड देर आर थ्री सोर्सेज ऑफ दिस फीलिंग। एक तो बायोलॉजिकल डिपेंडेंसी होती है जब, और इमेज इन रिलेशन टू द यूनिवर्स। अब अगर यूनिवर्स के सामने हम अपने आप को देखा जाए तो हम बहुत ही एक माइन्यूट सी और इनसिग्निफिकेंट चीज़ है। तो वो एक दूसरी चीज़ होती है जिसकी वजह से हमें इन्फीरियोरिटी फीलिंग आती है। और तीसरी चीज़ होती है ऑर्गन इन्फीरियोरिटी। ऑर्गन इन्फीरियोरिटी का मतलब होता है अगर आपके अंदर जैसे कोई कमी है किसी चीज़ की या बॉडीली डेफिशिएंसी है कोई, तो उसको ऑर्गन इन्फीरियोरिटी बोलते हैं। तो इन्फीरियोरिटी फीलिंग ये जैसे कह रहे हैं कि ये कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, बट ये मोटिवेशन है। एक तरीके से हम इम्प्रूव होना चाहते हैं, इसको दूर करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि सुपीरियोरिटी फीलिंग आती है जब हम अपनी इन्फीरियोरिटी को ओवरकम करते हैं। तो किसी तरीके से हम उन चीज़ों को दूर करते हैं जिससे हमें इन्फीरियर फील हो रहा है, और हम सुपीरियोरिटी फीलिंग को लेके आना चाहते हैं। और सुपीरियोरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं के लीडरशिप, आप लीडर बन जाओ कहीं के, या आप कोई सोसाइटी में कहीं कोई आपको प्रेस्टिजियस पोजीशन, ऐसा कुछ नहीं है। सुपीरियोरिटी का मतलब है कि आप जो चीज़ चाहते हो करना या जो गोल आपका है उसको आप अचीव कर पा रहे हो, और धीरे धीरे अपनी लाइफ की स्टेजेस से सक्सेसफुली आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जा रहे हो। फिर सोशल इंटरेस्ट आ जाता है, मतलब जो सोसाइटी में हम रहते हैं, जिसके साथ हमारी इंटरेक्शन होती है, जिससे हमें हेल्प मिलती है अपने गोल को पूरा करने के लिए, उनकी तरफ हमारा क्या एटीट्यूड है, क्या आउटलुक है, और किस तरीके से हमारे साथ लोग कोऑपरेट करते हैं या हम उनके साथ करते हैं, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं, ये सब सोशल इंटरेस्ट में आता है। चौथी चीज़ होती है हमारी लाइफस्टाइल। मतलब पर्सनली हमारी क्या यूनिकनेस है, हमारी लाइफ में क्या गोल्स हैं, किस तरीके से हम अपने आप को सुपीरियर बनाना चाहते हैं। तो ये सब हमारी खुद की लाइफस्टाइल में आता है जिससे हमारी पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस होती है। और लास्ट में ये कह रहे हैं बर्थ ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। बर्थ ऑर्डर मतलब आपका बर्थ किस उसमें ऑर्डर में हुआ है, फर्स्ट बॉर्न हो, सेकंड बॉर्न हो, लास्ट बॉर्न हो। तो अगर जैसे सबसे बड़ा बच्चा जो होता है, ही कह रहे हैं जैसे जो एल्डेस्ट चाइल्ड होता है, उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है तो वो स्पॉइल्ड हो जाता है कई बारी, और वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल हो जाता है। तो फर्स्ट बॉर्न होने का जो बर्थ ऑर्डर का जो इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर आता है। और जैसे ही दूसरा चाइल्ड बॉर्न होता है घर में तो उसको इन्फीरियर फील होने लगता है, क्योंकि जो उसकी अटेंशन जो पहले पूरी अकेले को मिल रही थी वो सेकंड चाइल्ड को मिलने लग जाती है। फिर सेकंड चाइल्ड जो होता है वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका होता है कि उससे पहले भी एक उसका एल्डर सिबलिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो वो हमेशा अपने आप को एक रेस में समझता है कि मेरे को उससे रेस करके आगे बढ़ना है। तो एक कांस्टेंट कंपटीशन दोनों सिबलिंग्स में रहता है अपने पेरेंट्स की अटेंशन अपनी तरफ सीख करने के लिए। मिडिल चाइल्ड फील्स ऑफन फील्स दैट ही हैज़ बीन सप्रेस्ड अ लॉट बाय द पेरेंट्स। मतलब मिडिल चाइल्ड मतलब अगर जिसके छोटे भी हों जिनसे और जिससे बड़े भी हों सिबलिंग्स, तो उसको बड़ा सप्रेस्ड फील होता है। उसको लगता है कि मेरे साथ अच्छी ट्रीटमेंट नहीं करी जा रही, ना बड़े कर रहे हैं ना छोटे कर रहे हैं। तो वो एक तरीके से प्रॉब्लम चाइल्ड, बड़े होके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, और इजी गोइंग सोशल ज़्यादा हो जाता है, बाहर की तरफ ज़्यादा उसका ध्यान चला जाता है। और जो यंगेस्ट होता है पैम्पर्ड होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो यंगेस्ट होता है, उसको अटेंशन सबसे ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाती है बाद में। तो
मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव डिफरेंट व्यूज़ फ्रॉम अदर फैमिली, वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं अपने फैमिली मेम्बर से, और अपनी खुद चॉइसेस लेते हैं कि उन्होंने करना क्या है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है बर्थ ऑर्डर की वजह से हमारी खुद की पर्सनैलिटीज़ में। अगर द ओनली चाइल्ड है, एक ही चाइल्ड है, तो उसमें क्या होता है कि वो कई बार लर्न, उसको शेयरिंग और कॉपरेशन का मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि वो उसको घर में सब चीज़ें अकेले ही मिली होती हैं शुरू से, तो वो ये चीज़ें नहीं सीख पाता है कि कैसे शेयर करना है, कैसे कॉपरेट करना है। तो ऊपर जो इन्होंने बताया कि वो कैसे हमारी फैमिली में हमारी ऑर्डिनल पोजीशन या बर्थ ऑर्डर के हिसाब से हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस आ जाते हैं। फिर एडलर की थ्योरी में जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसके बेसिक एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस क्या है कि हम सबका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, क्योंकि हम सबको इन्फीरियरिटी फीलिंग होती है और हमें सुपीरियरिटी फीलिंग लेके आनी होती है। तो हमारा गोल होता है कि हम वो चीज़ें करें जिससे हमें इन्फीरियर फील कम हो जाए। ह्यूमन सोशल होते हैं, क्योंकि हमारा एक सोशल इंटरेस्ट होता है, हमारे आसपास लोग होते हैं जिनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं। एंड द फंक्शन ऑफ द पर्सन बिकम इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, जो काम हम करते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो इन्फीरियरिटी फीलिंग्स एक तरीके से ये कह रहे हैं कि बहुत ही नॉर्मल चीज़ है जो सबके अंदर होती है, और उसी की वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है आगे चीज़ों को अचीव करने की। ही बिलीव्स दैट आर life course is not determined only by heredity or environment. We have the capacity to interpret the things that are happening. तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के ऊपर ही हमारी लाइफ डिपेंडेंट है, हम भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। So Adler was the first to say that individuals should be understood with reference to the system. तो एडलर पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कहा था कि हमें एज एन इंडिविजुअल उस सिस्टम के रेफरेंस में समझना चाहिए जहाँ हम रहते हैं। तो हमारी पर्सनालिटी सिर्फ हमारी पर्सनालिटी पर्सनल नहीं है, ये उस सिस्टम का पार्ट है जिसमें हम रहते हैं। तो एडलर ने उसके ऊपर बात की थी पहली बार। बेस्ड ऑन दिस एडलर हैज कम अप विद द गोल्स दैट आर पुट अप फॉर काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में क्या गोल हो जाता है अब कि सोशल इंटरेस्ट को एनकरेज करना और जो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी है उसको कम करवाना है। जैसे कुछ लोग तो कोप अप कर जाते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते, तो उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्लाइंट के व्यूज़ चेंज करना, उनको उसको ये फील करवाना कि वो दूसरों से बराबर है, इक्वल है, उनसे कम नहीं है। वो जो फॉल्टी मोटिवेशन है उसको चेंज करना। द क्लाइंट टू मेक द क्लाइंट अवेयर दैट दे शुड मेक सम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। तो वो सोसाइटी में अगर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे तो उनको भी उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसको काउंसलिंग को इन्होंने फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। पहला फेज है इनकी अकॉर्डिंग कि एक होता है कि रिलेशन एस्टैब्लिश करना ज़रूरी होता है। जैसे हम रेपो फॉर्मेशन बोलते ही हैं कि पहला स्टेज होता ही है, तो वो ये कह रहे हैं कि क्लाइंट और काउंसलर में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड द कॉन्टैक्ट विद द पर्सन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम के बारे में बात बाद में, पहले उससे कनेक्शन बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, पॉजिटिव रिलेशन बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। द एम्फेसिस इज मोर ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द क्लाइंट एंड द टेक्निक्स दैट आर यूज्ड आर नॉट गिवन सो इम्पोर्टेंस। तो मतलब टेक्निक जो वो यूज़ करेंगे काउंसलिंग में वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो क्लाइंट एक्सपीरियंस कर रहा है वो प्लेजेंट होना चाहिए, वो उसका काउंसलर के पास अगर वो आया है तो उसको अच्छा फील होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, ध्यान से उसकी बातों को सुनना है, एम्पैथाइज करना है, केयरिंग तरीके से थेरेपिस्ट को बात करनी है क्लाइंट से, उसी के ऊपर फोकस करना है। फिर फेज 2 हो जाता है एक्सप्लोरिंग द इंडिविजुअल्स डायनामिक्स। तो इसमें ये दो चीज़ें कह रहे हैं, एक तो सब्जेक्टिव इंटरव्यू आता है, दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव इंटरव्यू। सब्जेक्टिव इंटरव्यू मतलब क्लाइंट को बोला जाता है कि वो अपने बारे में बताए, अपनी जो भी स्टोरी है। तो यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग स्किल चाहिए थेरेपिस्ट की तरफ से, वो उसकी स्टोरी को ध्यान से सुने। एंड सेकंड पार्ट है ऑब्जेक्टिव इंटरव्यू, जहाँ पे थेरेपिस्ट प्रॉब्लम के बारे में उससे पूछता है। ही ऑल्सो असेसेस वेरियस अदर डायमेंशन ऑफ द क्लाइंट लाइफ। तो यहाँ पे जो उसको थेरेपिस्ट को इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में पूछता है, तो वो तो हो जाता है ऑब्जेक्टिव इंटरव्यू। और जब क्लाइंट खुद अपने बारे में अपनी स्टोरी पहले बताता है तो वो हो जाता है सब्जेक्टिव। और क्या पूछा जाता है कि उसकी फैमिली में ऑर्डिनल पोजीशन क्या है, कितने मेंबर्स हैं फैमिली में, कैसा रिलेशन है उनके साथ,
चाइल्डहुड की मेमोरीज के बारे में बात करी जाती है, क्योंकि ये साइको डायनामिक थ्योरी है तो इसमें चाइल्डहुड के ऊपर भी इम्पोर्टेंस है, पास्ट के ऊपर भी फोकस किया जाता है और पूछा जाता है कि उसको चाइल्डहुड मेमोरीज अगर कुछ याद है तो थेरेपिस्ट ऑल्सो सीक्स व्हाट आर द पर्सन प्रायोरिटी, पर्सन की प्रायोरिटी क्या क्या है इसके ऊपर भी बात करी जाती है। दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अब प्रायोरिटी के बारे में कह रहे हैं, जैसे पीपल यूजिंग सुपीरियोरिटी, दीज आर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लीडरशिप। तो इनकी प्रायोरिटी क्या है कि क्या ये इनको पावर, सोशल पावर लेनी पसंद है, इनको ये क्या इनकी प्रायोरिटी ये है कि इनकी लाइफ में कुछ मीनिंग होना चाहिए, क्या ये ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि क्या ये ओवरवर्कड है या ओवरबर्डन है। दूसरा है नीड फॉर कंट्रोल, जो अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो दे आर रेडी टू बी अवे फ्रॉम अदर्स इफ दे कैन गेट सक्सेस इन, तो ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सक्सेस के लिए दूसरों से दूर भी जा सकते हैं। तीसरी चीज आ जाती है पीपल सीकिंग कंफर्ट, तो ये वो लोग हैं जिनकी प्रायोरिटी होती है उनको कंफर्ट चाहिए, इनको पेन नहीं चाहिए। तो चाहे इनकी प्रोडक्टिविटी लेसर हो, चाहे ये अपने काम में इतने एफिशिएंट ना हो, लेकिन वो प्रॉब्लम से दूर रहना चाहते हैं, कंफर्ट चाहते हैं। और लास्ट में जो लोग हैं वो इनकी प्रायोरिटी होती है दूसरों को प्लीज़ करना, मतलब ये अपने आप को रिजेक्टेड नहीं देख सकते, तो हमेशा दूसरों को प्लीज़ करना, हमेशा तारीफ सुनना। तो ऐसे चार अलग अलग तरह की प्रायोरिटीज़ हैं लोगों की। पहला वाला प्रायोरिटी क्या कह रहे हैं, जिसको अपनी लाइफ में कुछ काम करना है, मीनिंगफुल चाहिए अपनी लाइफ, और वो उसको लेकिन कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसको लग रहा है वो बहुत ओवरबर्डन्ड है। दूसरा वाला है जिसको अपनी लाइफ में कंट्रोल चाहिए, सक्सेस चाहिए किसी भी तरीके से। तीसरा वाला है जिसको कंफर्ट चाहिए, और चौथा है जिसको दूसरों को खुश रखना है। तो प्रायोरिटी के बारे में पता चलता है, तो फिर उसके बाद थर्ड फेज शुरू होती है जहाँ पे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट को एनकरेज किया जाता है। तो यहाँ पे कोशिश करता है जो काउंसलर है कि क्लाइंट जो है अपने आप को समझे और उसको एक इंसाइट हो, उसकी खुद की फीलिंग्स के बारे में, थिंकिंग के बारे में उसको नॉलेज हो। Therapist gives timely interpretation of the client's life and in turn makes the client get rid of the unwanted। तो उसको टाइमली इंटरप्रिटेशन करके बताता है, उसी की बातों को सुन के काउंसलर बताता है कि जो आप बता रहे हो उसका ये मतलब होता है और आपको इसमें किन चीज़ों से, अपनी लाइफ से किन चीज़ों को हटाना है जो अनवांटेड है, जो आपकी लाइफ को और कॉम्प्लेक्स बना रही है। तो ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स का यूज होता है। थेरेपिस्ट हेयर ऑल्सो डज नॉट इम्पोज, और थेरेपिस्ट अपने व्यूज नहीं इसमें अपने बताता है कि उसको क्या लग रहा है, वो उसी क्लाइंट की बातों को ही सुन के उसी को इंटरप्रेट करता है कि वो जो बता रहा है उसका क्या मतलब है। द क्लाइंट अंडरस्टैंड हिज मोटिवेशन ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्लाइंट को अपनी मोटिवेशन के बारे में पता चलता है। फिर नेक्स्ट स्टेज में होता है हेल्पिंग विद रीओरिएंटेशन। रीओरिएंटेशन मतलब जो भी उसके थॉट प्रोसेस है उसको दोबारा से रीओरिएंट करना है, जो भी उसकी सोच है उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में कि जो वो बोलेगा वो क्लाइंट करेगा। क्लाइंट एक्सटेंड अंडरस्टैंडिंग टू एक्शन, मतलब अंडरस्टैंड मतलब क्लाइंट समझ रहा है कि जो काउंसलर उसको बोल रहा है वो उसके भले के लिए बोल रहा है, इसलिए वो बात मानेगा काउंसलर की। द क्लाइंट्स नीड फॉर बिलोंगिंगनेस एंड बीइंग वैल्यूड इज सेटिस्फाइड। क्लाइंट को फील होने लगता है कि वो वहाँ बिलोंग करता है उस जगह को जहाँ पे वो आया है काउंसलर के पास, और उसकी मोटिवेशंस को रीवैल्यूएट करा जाता है और उसको समझाया जाता है कि क्या चीज़ काम कर रही है, क्या चीज़ नहीं कर रही है, क्या उसके लिए हार्मफुल है। फिर नेक्स्ट फेज में एनकरेजमेंट प्रोसेस है, यहाँ पे एनकरेज किया जाता है और दूसरे ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचने के लिए बोला जाता है क्लाइंट को कि अगर एक चीज़ से काम नहीं चल रहा है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपके लिए काम नहीं करता है, तो आप अपना सॉल्यूशन दूसरा ढूंढो, दूसरे ऑल्टरनेटिव ढूंढो, अपना डिसीजन चेंज करो। द थेरेपिस्ट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई मच कॉग्निशन दैट इज हार्मफुल फॉर हिम। थेरेपिस्ट क्या हेल्प करता है क्लाइंट की कि कौन सी उसकी ऐसी थिंकिंग है जो उसके लिए हार्मफुल है। फिर लास्ट फेज में चेंज एंड सर्च फॉर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो क्लाइंट डिसीजन लेता है कि वो अपने गोल्स को मॉडिफाई करेगा, कैसे अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेगा, अपने आप को चेंज करेगा, कहाँ से और कौन सा सॉल्यूशन अपनी प्रॉब्लम का अप्लाई करेगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम कैरन हॉर्नी, एल्बर्ट एलिस और एरन बेक के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।